सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। कोट है हमारा, स्ट्रेटेजिक पेशेंस इज़ नॉट वीकनेस, इट इज़ द स्ट्रेंथ टू चूज़ योर मूवमेंट वाइसली। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एकदम से इम्पल्सिव एक्शन लेते हैं, एकदम से ट्राई करते हैं कि जो भी हुआ है उसको रिटेलिएट करें। अगर किसी ने हम पे अटैक करा है तो रिटेलिएशन में हम अटैक कर दे, ना कि जो है हम चुपचाप बैठे रहें। लेकिन ये जो कोट है ये एकदम उल्टा उसका कहता है। ये कहता है कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस मतलब कि राइट मूवमेंट का वेट करना। ये कोई पैसिवनेस नहीं है, ये कोई इनडिसिसिवनेस नहीं है। जब लेकिन ये क्या चीज़ है, ये एक तरह की स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ किस चीज़ की, हम राइट मूवमेंट का वेट कर रहे हैं जब जो हमारे एक्शन है वो हमें 100% आउटपुट दें। तो यही कुछ जो कोट है ये बोलता है कि थॉटफुल डेलिब्रेशन होना चाहिए। जो भी आप एक्शन करें वो सोच समझ के करना चाहिए, और उस सोच समझने में अगर कुछ टाइम आपको लगता है तो उसी को यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेशेंस बोला गया है, जो कि एक वीकनेस नहीं है, क्या है, एक स्ट्रेंथ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये जो कोट है, इसका मतलब कि हमें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। वही जो हमारे स्क्रिप्चर्स भी बोलते हैं कि सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, कुछ भी चीज़ जो है आवेग में आके नहीं करनी चाहिए, वही ये कोट भी बोल रहा है। और आज हम डिस्कस करेंगे इस कोट को। कह लीजिए कि हमारा जो डेली डिस्पैच डिस्कशन है आज पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर है। ऑल्थो इससे रिलेटेड एक दो एडिटोरियल हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन और इंडस वाटर ट्रीटी के पर भी हम इंडस वो जो हमारा डेली डिस्पैच डिस्कशन है वो कर चुके हैं। लेकिन ये जो आज का डिस्कशन है इसमें थोड़े से नए पॉइंट्स हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। प्लस ये भी देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस इंडिया कैसे अडॉप्ट कर सकता है। हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्डर पॉइंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली चांसेस भी है कि ये जो आपको ऐसे है आपका मिल जाए आपके पेपर के अंदर। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते अपने उद्देश्य के साथ। हमारा उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। कैसे नॉलेज पूल बढ़ेगा, जैसे ऐसे नई डायमेंशन हमारी नॉलेज में ऐड होती रहेगी। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो पहलगाम में अभी हुआ क्या, अप्रैल 22, 2025 के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ, एक मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ। और ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ हमारे पहलगाम में, पहलगाम आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर है। तो ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ इसके अंदर टारगेट कौन थे, मिलिट्री पर्सन नहीं थे इसके अंदर टारगेट। इसके अंदर टारगेट थे हमारे कौन, सिविलियंस। तो अटैकर ने क्या करा, अटैकर ने जो मेल थे और फीमेल थी या मैन और वुमेन थे उनको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद उनको रिलीजियस बेस्ड पे आइडेंटिफाई करा, एंड जो उनके धर्म से अपोजिट था उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये अब तक का जो था सबसे की डरावना या कह लीजिए वर्स्ट अटैक था सिविलियंस के ऊपर आफ्टर मुंबई अटैक। मुंबई अटैक में 26/11 में जो हुआ था आपको पता होगा, इसके अंदर भी डायरेक्टली सिविलियंस को टारगेट किया गया था, होटल ताज के ऊपर अटैक किया गया था। तो उसके बाद था ये सबसे वर्स्ट अटैक था जो सिविलियंस के ऊपर हुआ। पर्पस क्या था, देखो पर्पस यहाँ पे किलिंग नहीं थी, क्योंकि ऐसे जो टेररिस्ट अटैक होते हैं इसका पर्पस किलिंग तो बिल्कुल नहीं होता। पर्पस होता है हमारे इंडियंस को डराना। जो और ये पर्टिकुलरली ये जो अभी टेररिस्ट अटैक हुआ था इसका जो मोटिव था वो क्या, इंडियन सिटीजन्स को डराना, कश्मीर में या कह लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में आने से रोकना। वहाँ जो टूरिज़्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कश्मीर की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसको रोकना, प्लस इंडिया के अंदर जो शांति अभी चल रही है उसको डिस्टर्ब करना, और रिलीजियस बेस्ड जो वायलेंस है हमारे अदर पार्ट ऑफ इंडिया में जो फैल जाए, ये इनका बेसिकली टारगेट था। इसीलिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पे रिलीजियस बेस्ड किलिंग की गई। और आपको पता भी होगा उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी इंडिया के अंदर देखने को भी मिली। तो ये जो कहीं ना कहीं अटैक था बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड अटैक था, क्योंकि जो हमारे टेररिस्ट थे, हमारे मतलब कि वो जो बॉर्डर पार करके आए थे टेररिस्ट जो थे, उन्होंने वेल प्लान करके एक एस्केप रूट भी निकाला था। ऐसा नहीं था कि जैसे 26/11 मुंबई के अंदर जो अटैक हुआ था वो तो पूरा ही मरने के उससे मोटिव से आए थे, लेकिन यहाँ पे ये जो टेररिस्ट आए थे ये वहाँ से निकल गए। एस्केप रूट भी उन्होंने पूरा प्लान कर रखा था। मतलब पूरा प्लान्ड ये था जो हमारे पहलगाम रीजन के अंदर हुआ। मोटिव सिंपल ये था, हमें इंडियंस को जो है स्केर्ड करना, डराना, प्लस कश्मीर के अंदर डिस्टेबिलिटी लाना, प्लस इंडिया के अंदर जो है रिलीजियस बेस्ड वायलेंस क्रिएट करना। मतलब इंडिया में जो है डिसेबिलिटी लाने की ये पूरा जो था प्लान था, ये पर्पस। गवर्नमेंट ने क्या किया इसके रिटेलिएशन में, देखो गवर्नमेंट ने तुरंत जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उसको सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड कर दिया और कुछ हमारे बॉर्डर्स थे उसको क्लोज कर दिया,
और हमारी इंडियन आर्मी को परमिशन दे दी कि भाई जो जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, ठीक है, रिटेलिएशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया ने क्या करी, रिटेलिएट करी, मतलब इम्पल्सिव एक्शन थे देखा जाए तो ये। लेकिन हमारा कोर्ट क्या कहता है, स्ट्रेटेजिक साइलेंस क्या है, स्ट्रेंथ है हमारी। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे कोर्ट जो है हमारा एप्लीकेबल है। हमने एक्शन तो लिए हैं और हमें एक्शन सही भी लग रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो एडिटोरियल है ये बोल रहा है कि हमें ये एक्शन नहीं लेने चाहिए थे। लास्ट जो हमारे टेरर अटैक हुआ है इसके अंदर इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्स करा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको स्टडी करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है कैसे पास्ट में थी और कैसे अभी चेंज हो रही है वो सारी चीज़ें हमें समझ आएगी। देखो, जब हम पास्ट जो टेरर अटैक हुए हैं इंडिया के ऊपर, जैसे हमारा पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ 2001 के अंदर, उसके अंदर हमने जो है ऑपरेशन चलाया था पराक्रम, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर हुआ था। फिर मुंबई अटैक हुआ हमारा 2008 के अंदर, हमने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली प्रेशराइज करा और हमारा जो FATF एक्शन होता है जिसके अंदर जो टेरर फंडिंग के ऊपर ये बेसिकली कर्व लगाता है वो हमने करा। उसके बाद समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ हमारा। फिर पाकिस्तान के साथ मिलके हमने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करी। पठानकोट अटैक हुआ, पाकिस्तानी टीम को हमने अलाउ करा कि हमारा जो एयरबेस है उसको विजिट करे। उरी में हमने सर्जिकल अटैक करा POK के अंदर जाके। फिर पुलवामा में एयर स्ट्राइक ऑन बालाकोट हुआ। तो टेंशन जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हमने कुछ देखा कि यहाँ पे अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि जो टेरर अटैक स्पेसिफिक जो इशू थे उसके अंदर उसके स्पेसिफिक जो थे हम मेजर्स ले रखे थे। जैसे पार्लियामेंट के अंदर हमने मिलिट्री का सहारा लिया, मुंबई के अंदर हमने डिप्लोमेटिकली प्रेशराइज करा पाकिस्तान को, और बाकी जगह हमने क्या करा, पाकिस्तानी टीम को भी अलाउ करा हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बताई जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो बेसिकली मोटिव था वो क्या, इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी लेके आना, डिसेबिलिटी नहीं, इंस्टेबिलिटी आएगी तो डिसेबल तो इंडिया वैसे ही हो जाएगा। तो इंस्टेबिलिटी लेके आना यही इनका लार्जर प्लान था। यही यहाँ पे भी बता रखा है कि इंडिया का जो है वो छेड़ाखानी कर रहे हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान में फुल स्केल वॉर के अंदर आ जाए। ये बेसिकली यहाँ पे टारगेट बता रहे हैं। सिमिलर रिस्पांस, अब जैसे अभी तक जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे, सिमिलर अगर रिस्पांस करा तो शायद इस टाइम काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी तैयार है। पाकिस्तान भी इसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया जो है उसके ऊपर अटैक करे और फिर वो रिटेलिएट करे। तो हमें एक नई स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है जिसको 3 पार्ट में हम जो है डिवाइड भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो काउंटर टेररिज्म की फ्यूचर के जो अटैक हैं उनको रोका जाए, प्लस रिटेलिएशन जो अगर टेररिस्ट अटैक हो गया तो हमें क्या करना है, अब जो है रिटेलिएट करना है, प्लस काउंटर रिटेलिएशन, अगर पाकिस्तानी स्ट्राइक बैक करते हैं तो उनको भी हम निपट सके। तो ये 3 जो स्ट्रेटेजी है, 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी से कहते हैं, ये अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ये यहाँ एडिटोरियल में बता रखा है। लेकिन इसका कुछ रिस्क है जिसे हमें माइंड में रखना पड़ेगा। रिस्क क्या है? देखो, अभी अब पाकिस्तानियों की या पाकिस्तानी आर्मी या वहाँ के जो PM वगैरह हैं उनकी स्टेटमेंट सुनोगे तो एक चीज़ पता चलेगा कि वो जो लोग हैं प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि वो हार्डलाइन अप्रोच जो है अगेंस्ट इंडिया अपना रहे हैं अपनी स्पीचेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो भी प्रिपेयर्ड है कि भाई इंडिया वाले अटैक करें और अटैक करेंगे तो हम भी जो है रिटेलिएट करेंगे। अब हम काउंटर रिटेलिएशन के तैयार है या नहीं है, इसके लिए नई स्ट्रेटेजी की हमें ज़रूरत है, ये यहाँ पे बता रखा है। प्लस इसके साथ आपको पता ही है कि चाइना का प्रोजेक्ट भी चल रहा है हमारा CPEC के अंदर। CPEC मतलब POK से होके जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर इसकी पाकिस्तानियों की इसमें अहम भूमिका है। तो अगर हम पाकिस्तान में अटैक करेंगे तो और ये इसका जो CPEC है ये डिस्टर्ब होगा तो चाइना भी इसके अंदर इंटरफेयर करेगा, और चाइना इंटरफेयर करेगा तो आपको पता है इंडिया के लिए थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। क्योंकि चाइना की मिलिट्री इन्वेस्टमेंट हमने देखी थी सिप्री रिपोर्ट के अंदर, इंडिया से कई गुना ज़्यादा थी। प्लस हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक प्रेशर भी है, जो कि कई इंडियन लीडर्स हैं स्पेशली अपोजिशन वाले, वो बोल रहे हैं रिटेलिएट करो, वॉर करो और जो POK है उसको कैप्चर कर लो। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या पॉसिबल हैं, ये POK वगैरह कैप्चर करना? ये देखो, ये तो हमारा रिस्क है अभी इंडिया के ऊपर। इसके अलावा जो हमारे पास डिप्लोमेटिक चैलेंजेस है वो अलग हैं। ये तो हमारा इंटरनल हो गया, ये पाकिस्तानियों का हो गया, हम दोनों का हो गया, प्लस चाइना का हो गया। लेकिन जो वर्ल्ड की बॉडीज़ हैं उनका क्या? देखो, बहुत सारी कंट्रीज जैसे UA, UK, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया, जो कि इंडिया और पाकिस्तान को जो है कन्विंस कर रही है कि वो फुल स्क्लेयर वॉर में ना आए, जैसे कि इजराइल और पैलेस्टीन आ रखी है, रशिया और यूक्रेन आ रखी है। ऐसे इंडिया और पाकिस्तान को करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस अगर इंडिया ने रिटेलिएट करा, ठीक है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये शायद प्रेशराइज करें इंडिया को कि जो वॉर चल रही है उसको स्टॉप कर दिया जाए। प्लस अगर हमने ये देखो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी है, ये अब वर्ल्ड की बॉडीज़ जैसे वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इसने मीडिएशन करी थी,
चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनको भी जो है अपसेट कर सकती है, तो इनकी तरफ से भी हमें कुछ जो है रिपरकशन देखने को मिल सकते हैं। प्लस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अंदर हमारी जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी, और आप सभी को पता है हम इस यूएनएससी को जो है रिफॉर्म करने के ऊपर जो है खूब दबाव देते हैं। तो अगर इंडिया जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, इसको तो सस्पेंड कर ही दिया यूनिलैटरली, जबकि ये था बायलैटरली एग्रीमेंट, प्लस इसके साथ जो है अगर हमने ये फुल स्केल वॉर में आ गए तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी। तो इंडिया को करने की क्या ज़रूरत है? देखो, इंडिया को ये सब चीज़ें ना करके, एडिटोरियल के अंदर बता रखा है, ये करने की ज़रूरत है कि यूएन से आस्क बोले कि ये जो टीआरएफ है जिसने अभी इंडिया पे ऊपर अटैक करा है, जो कि लश्कर तोयबा से लिंक्ड है, इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। ठीक है, यूएस को भी हम प्रेशराइज कर सकते हैं कि इसी टेररिस्ट ग्रुप को ब्लैक लिस्ट में लेबल करें या फिर टेररिस्ट ग्रुप के अंदर लेबल करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है टेररिज्म से निपटने की, वो क्या, हमारे यहाँ पे कॉमन डेफिनेशन नहीं है टेररिज्म की। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के ऊपर जो है कंसिक्वेंटली जो है टेरर अटैक हो रखे हैं। अगेन हम FATF में इंडिया को प्रेशराइज, ये पाकिस्तान या वर्ल्ड की बॉडीज़ जो हो गई उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि पाकिस्तान को दोबारा लेके आए FATF कैटेगरी के अंदर, इनका जो फाइनेंशियल एड है उसको रोका जाए। प्लस जो ग्लोबल की बॉडी है उनको हम पुश कर सकते हैं कि जो इंडिया जिसको प्रपोज करता है ग्लोबल एंटी टेरर ट्रीटी, कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसको साइन करने के लिए इंडिया इस समय ये एकदम राइट मूवमेंट है, क्योंकि इंडिया के ऊपर अटैक भी हुआ है और इंडिया की पोजीशन जो है इस समय ऐसी है कि अगर इंडिया कोई ऐसे कन्वेंशन को जो पुश करेगा तो वो मैक्सिमम चांसेस है साइन हो जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड के लीडर्स इंडिया को स्टॉप कर रहे हैं कि जो है वॉर में ना जाए। तो यहाँ पे ये इंडिया के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि हम जो है CCIT के को है पुश कर सकते हैं। प्लस हम कुछ अपने लीडर्स को, या कह लीजिए अपने अपोजिशन लीडर को, कश्मीरी लीडर्स को जो है ग्लोबली ये इंडिया की जो पोजीशन है वो एक्सप्लेन करने के लिए भेज सकते हैं कि ग्लोबली जो है मतलब बताने के लिए कि इंडिया जो है इंटरनली कैसी चीज़ें फेस कर रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने भी 1971 में सेम चीज़ करी थी। तो देखो, अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो इंटरनेशनली इंडिया की जो इमेज है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम रूल बेस्ड चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना हो गया, फुल वॉर हमें जाना हो गया, ये क्या चीज़ है? ये रिटेलिएशन है, इंपल्सिव एक्शंस है, जो कि अभी हमने देखा था ना कोर्ट, उसमें बताया था कि ये तो वीकनेस है इंपल्सिव एक्शन। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है आप स्ट्रेटेजिक साइलेंस को अडॉप्ट करें। और ये क्या चीज़ है? ये सारे एक्शन क्या है? हमारे स्ट्रेटेजिक साइलेंस वाले एक्शन है। तो इंडिया को इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। व्हाट अबाउट LOC? देखो, LOC के ऊपर भी बात चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि हमें जो है LOC को अटैक करके वापस ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि जो LOC है, पाकिस्तानियों ने कर क्या रखा है, पहले तो वहाँ पे कश्मीरी वगैरह रहते थे, लेकिन अभी क्या है, वहाँ पे टेररिस्ट का बेस है। सारे लोग जो है वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे पाकिस्तानी रह रहे हैं, क्योंकि उसकी पूरी डेमोग्राफी जो है वो चेंज कर दी है। सारे जो नॉन कश्मीरीज थे वो वहाँ पे रह रहे हैं, सोल्जर्स वगैरह वहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर हमने कैप्चर कर भी लिया तो इंडिया को ऐसा जितना फ़ायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो एंटी इंडियन लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे रूल करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। 2007 के अंदर एक प्रपोजल जो है वो उठा था कि LOC जो है उसी को जो है फॉर्मल इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया जाए, लेकिन हमने, इंडिया ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा हिस्सा है, क्यों हम मान ले। ठीक है, तो अब यही एडिटोरियल में जो है बोला जा रहा है कि हमने कैप्चर भी कर लिया तो भाई उसको उसके ऊपर गवर्न तो कर नहीं पाएंगे, राष्ट्र रूल तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे तो पाकिस्तानी और टेररिस्ट हैं वहाँ पे, और सोल्जर्स है पाकिस्तानी सोल्जर्स। तो हमें वही जो प्रपोजल था उसको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। क्यों ना इस LOC को जो है हम ऑफिशियल बॉर्डर डिक्लेयर कर दें, ताकि जो परमानेंट पीस है उसको हम बाय कर लें। तो देखो, सजेशन तो काफ़ी अच्छा दे रखा है, लेकिन क्या गारंटी है कि अगर हम LOC को भी अपना जो है बॉर्डर जो मान ले, उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे पीस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो फेस कर रहे हैं, जबकि उसको एक तरह से फॉर्मली नहीं है तो इनफॉर्मल तो वो बॉर्डर है ही। प्लस चाइना के केस में भी जो हमारे जो विद्वान लोग हैं वो यही बोलते हैं कि LAC को भी जो है इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन क्या गारंटी है कि उसके बाद जो है चाइना जो है आगे नहीं बढ़ेगा। तो सेम चीज़ पाकिस्तान में भी अप्लाई होती है। तो सजेशन तो दे रखा है, लेकिन वायबल है या नहीं वो देखने वाली बात है, जब अप्लाई होगा तभी पता चलेगा। तो यही सारी चीज़ थी, क्या करने की ज़रूरत है, एक बार कंक्लूज कर दिया कि भाई जो है हड़बड़ी में जो है फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है, वही इंपल्सिव एक्शन नहीं लेना चाहिए।
मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्स करना चाहिए। जो पुराने मेथड थे कि उसने हमें थप्पड़ मारा तो हम भी थप्पड़ मार दे, वो थोड़ा सा अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करो। गांधी जी वाला मेथड लो कि एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये करने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है। शांतिपूर्ण जो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है हमें यहाँ पे। ये एक चीज़ हमें समझ आती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली इंडिया को करने की क्या ज़रूरत है। इंडिया को जो है सोचने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करने की ज़रूरत है, और राइट मूवमेंट आने पे वो सारे एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें थी, और आई होप जो सजेशन दे रखे हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे सजेशन थे, उसको आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा कि LOC जो उन्होंने बोला ऑफिशियल बॉर्डर, एडिटोरियल में बोला गया है ऑफिशियल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे आप अगर इसका क्रिटिसिज्म करना चाहें तो ये भी है कि क्या गारंटी है कि आगे चल के जो है पाकिस्तान वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद कर देगा, क्योंकि उसके अंदर खुद के पाकिस्तान के खुद के अंदर इतनी स्टेबिलिटी, अभी वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें भी जो है हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। एडिटोरियल में ऑल्सो दे रखा है, लेकिन उसको आउटराइटली बिना सोचे समझे मानना वो भी बुद्धिमानी नहीं है। तो आपको भी थोड़ा सा जो है अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। तो यही सारी चीज़ थी पेपर 2 के लिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो पहलगाम अटैक के बाद इंडिया को कैसे जो है स्ट्रैटेजी को डेवलप करना चाहिए। देखो, अपनी जो मसल पावर है उसे तो बिल्ड करना ही है, और पीसफुल टॉक ही हमारा हमेशा एम होना चाहिए, लेकिन हमें मिलिटरीली भी तैयार रहना चाहिए। तो दोनों चीज़ें ही करने की ज़रूरत है। तो आ गया हो समझ। तो ये एक मेरे प्यारे बच्चों, पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको लिखने का ट्राई करो, लिखो और अपने डिस्कशन ग्रुप में जो है सेंड करो। डिस्कशन ग्रुप तक कैसे पहुंचना है? देखो, डिस्कशन ग्रुप तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन का लिंक खोलो, दो वहाँ पे जो है लिंक दे रखे हैं। वहाँ पे पहला जो लिंक है वो टेलीग्राम का है, दोनों को ही ज्वाइन करना है, जहाँ पे पहले में आपको ये PDF मिल जाएगी, दूसरे में जो है आप अपनी जो PDF है इवैल्यूएशन के लिए सेंड कर सकते हैं, वहाँ पे बच्चे जो हैं वो इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ECI नेट। देखो, ECI नेट क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ECI नेट। बेसिकली अभी तक होता क्या था कि 10 तरह के जो है प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ पे थे कि अगर विजिलेंस देखना है तो इस वाली ऐप में जाओ, ये देखना है तो उस वाली ऐप में जाओ। तो अब क्या कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबको ही एक ही इंटीग्रेट कर दिया है, उसे ही ECI नेट बोला गया है। तो एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। होगा क्या? वन स्टॉप यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। वोटर्स हो गए, इलेक्शन ऑफिशियल्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, सिविल सोसाइटी होगी, सबका जो इंटरेस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड वो यहाँ पे सर्व किया जाएगा। ये बेसिकली 40 से ज़्यादा जो एग्जिस्टिंग इलेक्शन कमीशन की जो मोबाइल और वेब ऐप हैं उसको रिप्लेस कर देगी। जैसे सी विजिल हो गया, सुविधा 2.0 हो गया, ESM हो गया, सक्षम हो गया, इन सबको जो है ये रिप्लेस कर देगी ECI नेट। बहुत सिंपल है, यूज़र फ्रेंडली है, इलेक्शन रिलेटेड डिटेल सर्विसेज सारी चीज़ रहेगी, और ऑथराइज्ड है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स। तो ये था सारा हमारा ECI नेट के बारे में। आई होप समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको अटैम्प्ट करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारी खेल यात्रा। देखो, आप सभी को पता है, चलो ये तो नेशनल गेम होने वाले हैं वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है खेल यात्रा। ये खेल यात्रा बेसिकली एक टेक्स्ट बुक है जो फिज़िकल और हमारी फिज़िकल एजुकेशन और वेलबींग के ऊपर बनाई गई है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर आधारित है, बेस्ड है। तो खेल यात्रा आई होप समझ आ गया होगा क्या चीज़ है। बुक है बेसिकली। हमारे जो पुराने गेम थे, खो खो वगैरह जैसे ऐसे गेम थे, नए नए जो ऑनलाइन गेम्स आ रहे हैं, बॉक्सिंग वगैरह, तो ये सारे गेम जो है लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसको रिवाइव करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इनको टेक्स्ट बुक में लेके आ रही है। तो ये न्यूज़पेपर के अंदर आया था, खूब सारे गेम वगैरह दे रखे थे, तो उसी के ऊपर मैंने एक MCQ तैयार किया है। ये MCQ नंबर 3 है, तो इसको ट्राई करो। नहीं, 3 नहीं 2 है, ठीक है। इसको ट्राई करो करने का। अगर न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर कर लोगे, नहीं करोगे तो कल मैं आंसर इसका करवा ही दूंगा। तो यही था आज के लिए। अब कल के थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक वार रिसेंटली स्केल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ITBP। देखो, ITBP मकालू नेपाल वाले में चढ़े थे अभी, तो इसका तो बहुत ईजी आंसर है B। नेक्स्ट चलें, व्हाट इज़ द नेम एंड की फीचर ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर्ड शिप रिसेंटली लॉन्च बाय ऑस्ट्रेलियन। हाँ, देखो हमने देखा था ऑस्ट्रेलियन ने एक जो है इलेक्ट्रिक बोट जो है वो लॉन्च करी थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था हल 096, वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप, यही था। इसका भी आंसर B है, हमने कल देख ही लिया था। थर्ड देखें, थर्ड था हमारा रिसेंट, ये वाला थोड़ा सा टफ है। Recent advancement in brain computer interface technology such as one developed at UCSF enable a paralyzed individual to control a robotic arm using brain signals which specialized part of a neuron
इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। देखो हमने देखा था एक जो वो होता है हमारा न्यूरॉन सेल होता है। देखो हमने देखा था एक साइंटिस्ट ने BCI जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली क्या था कि जिसके हाथ वगैरह नहीं होते वो क्या करते हैं, रोबोटिक आर्म लगा देते हैं। अब वो मूव कैसे कर रहे थे, उनके ब्रेन के सिग्नल के, मतलब वो फील कर रहे थे, वो मूव कर रहा था जैसे एक्चुअल में होता है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। तो अब इसमें यही पूछा है कि जो न्यूरॉन है उसके अंदर कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल और केमिकल दो थे, उसको ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है। देखो हमने देखा था न्यूक्लियस होता है, तो ये तो नहीं था, एक्सॉन भी नहीं था, साइनेप्सिस नहीं था, डेंड्रियाटिस था, उसके अंदर जो ऐसी ऐसी लाइनें थी, ये वाली ऐसी ऐसी। एक्सॉन तो वो लंबा सा ऐसे वाला था ना, ये भी नहीं था। तो हमारे ये आंसर हो गया इसका ए। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि ज़्यादा टफ भी नहीं था। और अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं।